हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। जो क्लास 12th की फिजिक्स है उसका पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 या उससे आगे वाले सालों में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं फिजिक्स के, वो सारे इसमें लेके चलेंगे। मैं डिटेल में आपको सारी चीजें समझाता चलूंगा, बस ये है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि अब अपने पास समय कम है। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो भी लेंगे और जो भी डेफिनेशंस वगैरह इसमें आती है वो सारी चीजों को हम करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें देखो सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है हमारा आवेश। इसको इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। कि आवेश क्या होता है? तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही आवेश कहलाती है। जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु हमें दी गई है और ये उदासीन है, इस पर अभी कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ये दोनों ही बराबर है। देखो जो इसके अंदर नाभिक होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम आवेश के पर्सपेक्टिव से देखें तो केवल प्रोटॉन ही है जो आवेश के लिए, नाभिक के आवेश के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? देखो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस का, और होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकाल देंगे तो इतना आवेश उस वस्तु से निकाल दिया, तो जब माइनस निकलेगा तो इस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ वस्तु पॉजिटिव प्लस आवेश आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो जो आवेश हो गया वो आवेश के प्रकार अगर पूछे जाए तो आवेश के प्रकार क्या होते हैं? आवेश के प्रकार हो जाएंगे ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। तो यहां से हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखो जो भी डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूं वो डेफिनेशन आपको लिख लेनी है, रिटन करके रखनी है। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आवेश कहलाता है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम कि अगर हमें यहाँ पे आवेश के गुणों की बात की जाए कि आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, तो गुणधर्म अगर पूछे जाए तो देखो पहली चीज आती है कि आवेश एक अदिश राशि है। यानी कि जो आवेश है दो प्रकार की राशि होती है, एक होती है सदिश, एक अदिश। तो आवेश एक अदिश राशि है। दूसरी चीज अगर आवेश का मात्रक की बात की जाए तो जो आवेश का जो मात्रक होता है वो ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होते हैं। ठीक है, तो ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। और दूसरा होता है सबसे छोटा मात्रक। सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है स्थिर वैद्युत कूलम, या इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। तो जो फ्रैंकलिन होता है वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। यानी कि एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, एक और आवेश का मात्रक होता है जिसको एब्सोल्यूट कूलम बोला जाता है। तो एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 10 कूलम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें आवेश के मात्रक के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। आवेश का जो फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूले से देखोगे तो Q बराबर होता है IT। हमने वैद्युत धारा पढ़ी है, वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, तो वहीं से निकल के आता है।
तो अगर हम यहां से निकालें तो 1 कूलम बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। और आवेश की अगर विमा की बात की जाए तो विमा होती है आवेश की AT, एम्पियर की विमा A होती है और समय की विमा T होती है, तो यहाँ पे AT इसकी विमा आ जाएगी आवेश की, ठीक है। तो ये कुछ गुणधर्म आगे और भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इनको जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि है, ठीक है। जो आवेश होता है वो संरक्षित राशि होती है। संरक्षित का मतलब होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को हम केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, यही आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक है। एक और चीज होती है इसमें कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, और आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्वांटीकृत राशि का मतलब क्या होता है, वे राशियां जो किसी निश्चित राशि का ही पूर्ण गुणज होती हैं उन्हें ही हम क्वांटीकृत राशि कह सकते हैं। जैसे अगर हम किसी वस्तु में से कोई भी वस्तु, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो या तो हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या इससे हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे निकलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा जो आवेश होगा वो किसका आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन का। तो वही आवेश का क्वांटा है। बाकी जो भी आवेश संभव होंगे वो सभी आवेश इस एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होंगे। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि Q = होता है Ne। यहाँ पे जो n होता है वो प्लस माइनस मतलब 0 हो सकता है, +-1, +-2, +-3, यानी कि एक पूर्णांक संख्या होगी जो n होगा। तो Q = Ne, ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो और इसका क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लो यही पूछ लिया जाए कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये Q = Ne का है, तो हमें Q = दे दिया 1 कूलम, और Q = क्या होता है, Ne। तो N = क्या आ जाएगा, Q/E। अब देखो यहां से Q की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 6.25 × 10⁻18 आता है। तो लगभग इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करोगे तब जाके हमें 1 कूलम आवेश मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है, और बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि जो आवेश होंगे उन्हें चिन्ह सहित रखा जाएगा। मान लो एक है -2 कूलम आवेश और एक है 3 कूलम आवेश, तो कुल आवेश पूछा जाएगा। यहाँ पे कुल आवेश कितना है, अगर मान लो किसी एक वस्तु के अंदर है, ठीक है, तो कुल आवेश यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 + 3 कूलम, यानी कि 1 कूलम के बराबर, ठीक है। तो चिन्ह सहित रखते हैं, इसलिए इसको आवेशों का बीजगणितीय योग कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आवेश की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और मुझे लगता है कि यही प्रॉपर्टी वो है जो इंपॉर्टेंट है। तो इनको जल्दी से आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे आवेशन की विधियां, यानी कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसकी विधियां क्या क्या हो सकती हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा सवाल हो सकता है कि आवेशन की क्या क्या विधियां हैं। तो पहला इसमें है घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं और उसको दूसरी वस्तु से इस तरह से सटाकर ऐसे रगड़ते हैं, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर अगर रगड़ा जाता है, उस पर घर्षण कराया जाता है, तो
तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो एक वस्तु पर प्लस आवेश और दूसरी वस्तु पर माइनस आवेश आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जो कुछ मैं बोल रहा हूं वही आपको वर्डों में, अपने शब्दों में, अपनी एग्जाम शीट में लिख के आना है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें ये याद रखेंगे कि दोनों ही आवेशों, वस्तुओं पर जो आवेश होंगे वो अलग अलग प्रकृति के होंगे, एक पे प्लस और दूसरी पे माइनस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, जब चालन द्वारा आवेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक वस्तु होती है जिस पर आवेश होता है। मान लो कि ये कोई वस्तु है जिस पर प्लस आवेश है और जो दूसरी वस्तु होती है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, और उन्हें हम दो वस्तुओं को जिनमें एक आवेश है तो दूसरी अनावेशित है, दोनों को ही एक दूसरे से चिपका के ऐसे रख देते हैं, और चिपका के रखने पर इससे जो आवेश है वो इस पर स्थानांतरित हो जाता है। और ये स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो स्थानांतरण रुक जाएगा, और जब हम इन्हें हटाएंगे तो दोनों ही वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस आवेश होता पहले से ही तो यहाँ पे इस पे भी माइनस आवेश ही आता। तो इसमें क्या अंतर था, इसमें देखो एक पे प्लस और दूसरी पे माइनस आ रहा है, इसमें दोनों पे ही समान प्रकृति का आवेश आएगा। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये है कि अगर चालक गोली हूं, गोली चालकों के लिए, गोली चालकों में आवेश का वितरण उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात चालन द्वारा आवेशन में। तीसरी चीज आती है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं कि एक वस्तु ऐसी होती है जिस पर आवेश होता है और दूसरी वस्तु ऐसी होती है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। तो एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के समीप ले जाके रख देते हैं, तो ये जो आवेशित वस्तु है वो उस अनावेशित वस्तु में आवेश को प्रेरित करती है। जब आवेश को प्रेरित करती है, इसी वजह से इसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। समझो कैसे, मान लो ये कोई वस्तु है एक जिस पर कोई भी आवेश हो सकता है, प्लस या माइनस, मान लेते हैं इस पर प्लस आवेश, और ये हमने दूसरी एक वस्तु के समीप ले जाके रख दी, चिपकाते नहीं है इसमें। ठीक है, जब हम समीप रखेंगे, जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे यही कोई वस्तु, ये इसको मान लें, तो इस वस्तु में कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो पूरी दुनिया की सभी वस्तुएं मिलकर बनी है, क्योंकि वो हमारा अविभाज्य कण है। तो इसका मतलब क्या है फिर, इसका मतलब ये है कि इस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है। ऐसे ही इस वस्तु में प्लस और माइनस दोनों आवेश हैं। अभी आवेश 0 है, मान लो इसका आवेश है Q और दूसरी वस्तु पे जो आवेश है वो 0 है, तो दूसरी वस्तु का आवेश 0 होने का मतलब हो गया कि इसमें प्लस और माइनस दोनों समान है। अब जब इस दूसरी वस्तु को इसके पास ले जाकर रख देंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आवेश आ जाएगा। यानी कि जो प्लस प्लस आवेश होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को कैसे करते हैं, मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हुए तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आवेश थे, यानी कि प्लस भी थे और माइनस भी थे। तो ये माइनस वालों को अपनी ओर खींचेगा और प्लस वालों को अपने से दूर भगाएगा। तो जब ये दूर भगाएगा और हम ऐसा कर दें कि इसको हम रास्ता दे दें, ये जो हमारा माइनस इधर आवेश प्रेरित हुआ है और इधर प्लस आवेश प्रेरित हुआ है था, और इस प्लस को हम अर्थिंग दे देते हैं, यानी कि रास्ता दे देते हैं निकलने के लिए। तो इस वस्तु में से प्लस निकल जाएगा और अब जो वस्तु है उस पर एक माइनस का आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रेरित करने वाली वस्तु थी उस पर प्लस आवेश था, और जो वस्तु जिसको हम आवेशित कर रहे थे उस वस्तु पर कोई आवेश नहीं था, पर उस पर आया माइनस का आवेश। तो जैसे घर्षण में विपरीत प्रकृति का आवेश आ रहा था,
ऐसे इसमें भी विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है, और जिस वस्तु का हम यूज कर रहे थे प्रेरित करने के लिए, उस वस्तु के आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इस पर कितना आवेश आया, तो मान लेते हैं क्यू डैश आवेश आया, और उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस क्यू 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे जो जो एप्सिलॉन आर है ये परावैद्युतांक होता है माध्यम का, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये 3 प्रकार की विधियां हैं जो हमें अपने सिलेबस में आवेशन के लिए यूज की गई हैं। पहले चैप्टर में यही 3 विधियां दी गई हैं, तो जल्दी से आप इनको नोट कर लो अगर आपको फिगर बनाने हैं, क्योंकि देखो फिजिक्स के पेपर में अगर आप फिगर बना के आते हो तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। तो फिगर जरूर बनाए, ठीक है, तो नोट कर लें इनको जल्दी से। इसके बाद आता है हमारा आवेश वितरण के प्रकार। आवेश वितरण के प्रकार, आवेश वितरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, मान लो कि ये कोई छड़ है जिस पर प्लस का 5 कूलम आवेश है। ठीक है, अगर इस पर प्लस का 5 कूलम आवेश वितरित है तो ये 5 कूलम आवेश 5 मीटर लंबी इस छड़ पर वितरित है। तो एकांक लंबाई में, मतलब 1 मीटर लंबाई में जो आवेश होगा उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो एकांक लंबाई में वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/5 1 आएगा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलम प्रति मीटर। दूसरा आता है इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरित हो रहा होता है उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन ए। ए यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसका जो मात्रक होता है, अगर इसका मात्रक निकाला जाए तो वो होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, विमाएं मात्रकों के अनुसार निकाली जा सकती हैं। तीसरा आता है इसमें हमारा आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, यानी कि एकांक आयतन में वितरित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे ये लंबाई के लिए मैंने समझाया वैसे ही ये क्षेत्रफल के लिए होगा और ये आयतन के लिए यूज होता है। तो ये हमारे आवेश वितरण के प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो आएगा वो कूलम का नियम आएगा। तो इसको, इन आवेश वितरणों को आप जल्दी से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगला है कूलम का नियम। अब देखो कूलम का नियम क्या होता है समझना। अगर हम कूलम का नियम निकालना चाह रहे हैं तो दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
अनुपाती होता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, मान लो ये Q1 आवेश है और ये दूसरा Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी हमने R ले ली। अब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो F प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, और F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो F प्रोपोर्शनल यहां से क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हमें हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है वहां पे। तो F बराबर यहाँ पे आता है K Q1 Q2 अपॉन r², और यहाँ पे जो K होता है इस K को बोला जाता है कूलाम नियतांक, और इस कूलाम नियतांक K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, इसको ε0 बोला जाता है, और ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर के बराबर। ये K की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है निर्वात या वायु। ठीक है, और यहाँ पे जो ε0 है इसको बोलते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये जो दो वैल्यू लिखी हैं ये दो वैल्यू आपको अच्छे से याद करनी है ढंग से, और इन वैल्यूज की विमाएं भी आपको पूछी जा सकती हैं। तो ये कूलाम का नियम होता है, इस कूलाम के नियम में आपको इतना ही लिख के आना है। ठीक है, एक और चीज आती है इसमें कि माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देख लेंगे अभी, इसको जल्दी से आप नोट कर लो। समझे, अगर हम कूलाम के नियम पर माध्यम की निर्भरता देखें, कूलाम के नियम पर माध्यम की निर्भरता, यानी कि ये जो दो आवेश रखे हुए थे इन दोनों आवेशों को हम किसी माध्यम में लेके चले जाएं और उस माध्यम का परावैद्युतांक मान लो εr है, ये माध्यम का परावैद्युतांक। तो इसमें केवल एक ही चीज बदलती है, वो है K। अगर K को माध्यम में देखा जाए तो ये होता है 1/4πε0, और ये वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू εr के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो εr है ये ही परावैद्युतांक है, और εr इक्वल टू होता है εm/ε0। ठीक, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। अगर आपको कभी परावैद्युतांक की डेफिनेशन पूछी जाए तो इस डेफिनेशन को बताने के लिए आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू बदल रही है माध्यम में पहुंचने पर, तो जो F बराबर होता है हमारा 1K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू εr इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब ये F किसके अंदर है, माध्यम के अंदर, तो इसको Fm से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और पहले हमने जो F बराबर निकाला है निर्वात या वायु में, वो क्या था, वो हमारा था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब यहाँ पे Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fm में ये हमारा वायु के अंदर है तो F एयर यानी वायु में अपॉन εr, ये हमारा माध्यम में बल हो जाएगा। अगर हमें माध्यम में बल निकालना है कभी भी, तो इस फॉर्मूले से अगर हम वायु में बल दिया है तो माध्यम में बल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो K और ε0 है इनकी विमाएं
भी पूछी जाती हैं। तो के का जो मात्रक निकाला तो वो था न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। अब न्यूटन बल का मात्रक है तो बल की विमा होती है mL_t-2 और मीटर स्क्वायर यानी लंबाई की L2 और ये होती है AT, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो k की जो विमा आ जाएगी वो आ जाएगी mL3t-4 a-2, ये k की विमा होगी। ऐसे अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछी जाए तो वो इसकी जस्ट उल्टी होती है और वो हो जाएगी हमारी m-1 L-3t4 और a2, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी। अगर विमा पूछी जाए तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं और विमाओं को निकालना ही बेहतर रहता है कि विमाओं को निकालना सीखा जाए बजाय इस बात के कि हम उन्हें लर्न करें। और मैंने विमाओं को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर हम 5 विमाएं कोई भी याद रखते हैं, और वो कौन कौन सी 5 इंपोर्टेंट विमाएं उस वीडियो में डिस्कस की गई हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम हो गया। यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अगर कोई दिक्कत भी है तो नीचे कमेंट कर देना। अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज और आती है इससे भी ज्यादा, वो है कूलाम के नियम का सदिश रूप। अगर हमें कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं तो कूलाम के नियम को सदिश रूप को जरूर पढ़ें, क्योंकि सदिश रूप ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम के इस सिंपल नियम से भी। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और उस सदिश पे ही आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, समझो कैसे हम कूलाम के नियम का, यहाँ पे अगर हमें सदिश रूप लिखना है तो सदिश रूप हम कैसे लिखेंगे, का सदिश रूप। देखो क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो F बराबर हमने पढ़ा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक ये बल का परिमाण हमें देखा। ठीक है, जो Q1 Q2 हमने लिखे थे यहाँ पे, ये और याद रखना कि Q1 और Q2 एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, तो Q1 इधर बल लगाएगा और Q2 इस पे इधर बल लगाएगा, यानी दोनों की ही दिशाएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन परिमाण दोनों के समान होते हैं। यानी Q1 कितना भी छोटा क्यों ना बना रहे और Q2 कितना भी बड़ा क्यों ना बना रहे, तब भी Q1 Q2 पर जितना बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा। यानी दोनों पे ही लगने वाले बलों के जो परिमाण होंगे वो दोनों समान होते हैं। ठीक है, और चीज समझो इसमें कि सदिश रूप में हमें क्या करना है। तो मान लो कि ये दो हमारे एक्सिस दिए गए हैं। अब यहाँ पे कोई आवेश रखा है Q1 और यहाँ पे कोई आवेश रखा है Q2, तो ये इससे जोड़ने वाला जो सदिश होगा ये R1 वेक्टर हुआ और ये हमारा R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, अब R1 और R2 अगर इधर बल जो लगेगा तो ये बल किस पे लग रहा है, दूसरे पर। ठीक है, और कौन लगा रहा है, पहला वाला, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 वेक्टर से। ठीक है, दूसरे आवेश पर लगने वाला पहले के कारण, और इधर इसको कह दे रहे हैं हम F12 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो F12 निकालो या F21, अब मान लो हमें ये A और ये B, अगर हम AB वेक्टर निकालेंगे तो AB वेक्टर क्या होता है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ऐसे ही अगर हम R21 वेक्टर निकालेंगे तो ये क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसको याद रखना है एक तो अब अगर हम F21 लिख रहे हैं तो वो लिखा जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड का स्क्वायर, और इनटू में इसमें हम कर देंगे R21 का कैप। ये होता है हमारा एकांक सदिश। तो किसी भी राशि को अगर हम दिशा देनी होती है तो हम इसी एकांक सदिश का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे अगर हमें एकांक सदिश आपको नहीं पता है तो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। यानी कि अगर हम किसी सदिश में उसी वेक्टर के परिमाण का भाग दे दें तो F21 वेक्टर बराबर आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन मॉड R वेक्टर 21 स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21 वेक्टर। तो यहां से F21 क्या निकल के आ जाएगा कि Q1 Q2 इंटू R21 वेक्टर अपॉन मॉड
R2 वेक्टर का क्यूब। ठीक है, ये सदिश रूप हो जाएगा। इसको ही चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अगर F12 निकालते तो वो उसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। जैसे अगर हमें निकालना है F12 वेक्टर तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मोड में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से एक निष्कर्ष हम और निकाल सकते हैं कि जो दोनों बलों के परिमाण है वो समान है, केवल इनमें किसका अंतर है, दिशा का अंतर है। तो यानी कि F21 वेक्टर है वो बराबर है माइनस के F12 वेक्टर के। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। इसी में अगला आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि अगर कोई आवेश है Q और इसके चारों ओर बहुत सारे आवेश रखे हुए Q1 Q2 Q3 Q4, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आवेश इधर बल लगाएगा, ये वाला आवेश इधर बल लगाएगा, ये वाला आवेश इधर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इधर बल लगाएगा। तो इस वाले बिंदु पर जो कुल बल लगी वो ये लग गए। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया F2, ये हो गया F3 और ये हो गया F4। अगर हमें कुल बल निकालना है तो कुल बल क्या होगा, कुल बल जो आएगा वो आएगा F वेक्टर और F वेक्टर आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से यहाँ पर हम कुल बल को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, मान लो कि कोई दो आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है Q2। अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा, वो कोई तीसरा आवेश आ जाता है Q3 और वो इस निकाय के पास में रख दिया जाए, तो क्या ये वाला आवेश इस पर जो बल लगा रहा था इधर, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इस Q3 के आने से इसके बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अब भी इस वाले पर उतना ही बल लगाता रहेगा जितना पहले लगा रहा था। तो इस नियम को बोलते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब इस पे जो बेसिक क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो समझ लो आप। तो अगला ये क्वेश्चन है कि ये एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और समबाहु त्रिभुज के बिंदु C पर लगने वाला परिणामी बल हमें निकालना है कि परिणामी बल क्या होगा। तो यहाँ पे सदिश का जो योग का नियम है वो लागू होगा और सदिशों के योग के नियम को अगर जानते हो तो परिणामी जो निकालते हैं R बराबर होता है हमारा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे जो थीटा होता है वो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला वाला बल लगाएगा, ये आवेश यहाँ पे क्यों रखा है, ठीक है, तो पहला आवेश ये वाला आवेश इस आवेश पर जो बल लगाएगा वो इनको जोड़ने वाली रेखा के अनुसार सीधा लगाएगा। मान लो ये F1 है, ठीक है, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, ये मान लो F2 वेक्टर है और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 60 ही होगा क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखोगे तुम तो F1 और F2 दोनों समान आएंगे और उसकी वजह क्या होगी कि दोनों के बीच की दूरी समान है और दोनों के आवेश भी समान है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। तो हम इसको लिख सकते हैं K Q² अपॉन A²। ये F1 F2 दोनों बल आ गए। ठीक है, मान लो ये F के बराबर है। अब अगर हमें परिणामी निकालना है तो यहाँ पे थीटा में मिल गया कि थीटा भैया 60 डिग्री है, तो परिणामी क्या आ जाएगा, परिणामी बल आएगा F बराबर √F F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यहां आ जाएगा √F
एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस 2f² cos 60। तो यहाँ पे बन जाएगा ये कि 2f² प्लस 2f² और इंटू 1/2 वैल्यू होती cos 60 की, तो 2 से तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3f²। और इसके लिख सकते हैं 1√3f, और f की वैल्यू हमने क्या निकाली है, KQ² ठीक है। इस तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। कितने भी आवेश हो, यहाँ 2 हो 4 हो 5 हो, हमें ये देखना है कि जिस आवेश पर हम बल निकाल रहे थे, जैसे यहाँ पे हम बल निकाल रहे थे, तो इसके अलावा कितने और आवेश इसके आसपास रखे, उतने ही बल इस पर कार्य कर रहे होंगे। अगर 4 आवेश होते तो यहाँ पे 4 बल कार्य कर रहे होते, और उन बलों का परिणाम ही निकालने के लिए हमें ये सदिशों के योग के नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो। अगली चीज आती है इसमें कि कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं, कि कूलाम के नियम की क्या क्या सीमा है। पहली चीज, यह केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। बिंदु आवेशों पर लागू होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, यानी कि अगर कोई दो आवेश स्थिर हैं, Q1 और Q2, ये दोनों स्थिर अवस्था में चल नहीं रहे, तो ये नियम लागू होगा। अगर Q1 चल रहा है और Q2 भी चल रहा है तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो Q1 चल रहा है और Q2 स्थिर है तो भी ये नियम लागू हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और इसमें बिंदु आवेशों के केस में एक और चीज याद रखेंगे कि ये बिंदु आवेशों पर लागू होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई दो आवेश है, दो गोलाकार आवेश है, और इन दोनों गोलों को हम बहुत ज्यादा दूरी पर रख दें ले जाके, तो ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेंगे और कूलाम का नियम लागू होने लग जाएगा। तो ये कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। तो कूलाम के नियम के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तरफ कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, परिभाषित करें। तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो किसी आवेश के चारों ओर, जो मैं बोल रहा हूं वही आपको नोट करना है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, वो किसी भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कोई भी आवेश है, मान लो ये कोई आवेश है Q, तो ये अपने चारों ओर जो भी क्षेत्र बनाएगा जिसमें बल लगा सकता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक यानी कि अगर आवेश का मान अगर 1 कर दिया जाए, 1 यूनिट ले लिया जाए, तो उस समय पे जो भी बल लग रहा होगा किसी भी आवेश पर, ठीक है, यानी कि एकांक आवेश पर कोई भी आवेश कितना बल लगा दे रहा है, तो उसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E से प्रदर्शित करते हैं, तो E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, तो Q0 यहाँ पे परीक्षण आवेश बोला जाता है, परीक्षण आवेश, जो कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, और इसे बहुत छोटा इसलिए भी रखा जाता है कि अगर मान लो ये छोटा नहीं होगा तो ये जो, जब हम इसको लेके आएंगे तो ये Q0 भी तो अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस आवेश की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, इस वजह से इस Q0 को बहुत छोटा रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे एकांक मैंने बोला है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो Q0 होता है। इसका जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का, तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट इनटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है। अगर इसकी हमें विमा निकालनी हो तो विमा न्यूटन प्रति कूलाम से आराम से निकाल लेंगे। mLt-2 ये बल की विमा हो गई, और at ये हमारी विमा हो गई आवेश की। तो mLt-3 A-1 ये वैद्युत क्षेत्र की विमा होती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अगर कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र अगर पूछा जाए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो कोई भी बिंदु आवेश है Q, ठीक है, इस आवेश के कारण इससे हम r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं। तो इस पर मान लो कोई आवेश हम लेके आए, परीक्षण आवेश Q0, तो F बराबर क्या आएगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ जाएगा कि Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब क्योंकि Q0 जो है उसको इधर ले आए तो F अपॉन Q0 हो जाएगा और ये बन जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, और यही हमारा E होता है वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से उसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की बात होगी। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी हमने देख लिया, इसमें नोट कर लो जल्दी से। अगली जो चीज इसमें आती है वो ये आती है कि एक उदासीन बिंदु पर पूछा जाता है कि कोई भी दो आवेश हैं, उनको जोड़ने वाली रेखा पर उदासीन बिंदु कहाँ होगा, या कोई भी उदासीन बिंदु कह दिया जाए। तो आपको ये समझ लेना है कि उदासीन बिंदु का मतलब क्या है, तो उदासीन बिंदु होता क्या है। तो उदासीन बिंदु क्या होता है कि जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए, जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए उसी बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहेंगे। सवाल किस तरह से बन जाता है कि मान लो कोई दो आवेश रखे हैं, ये Q है और इधर रखा है कोई 9Q आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी है R, और आपको पूछा जाए कि इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर कहाँ उदासीन बिंदु होगा। ऐसा ही एक सवाल बनता है आवेशों की साम्यावस्था को लेकर, आवेशों की साम्यावस्था, ठीक है। आवेशों की साम्यावस्था का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी निकाय के अंदर कोई दो आवेश रखे हुए हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और कुछ दूरी पर रखे। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि निकाय साम्यावस्था में रहे। तो निकाय साम्यावस्था का मतलब होता है कि इसमें शामिल होने वाले ये दोनों आवेश और कोई तीसरा आवेश, मान लो हमने Q यहाँ रख दिया, तो इन तीनों आवेशों पर लगने वाला जो बल होगा वो शून्य होगा। यानी इस पर भी लगने वाला बल शून्य होगा, इस पर भी लगने वाला बल शून्य होगा, और इस पर भी लगने वाला बल शून्य होगा। तभी ये पूरा का पूरा जो निकाय है वो साम्यावस्था में रहेगा। साम्यावस्था का मतलब जो जहां है वो वही रहे, उस पर कोई भी बल कार्य न करे, उसे कहेंगे साम्यावस्था। अब अगर सिर्फ ये बोला जाए कि तीसरा आवेश ही साम्यावस्था में है तो इस पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सवाल आपको करके बता दे रहा हूँ कि मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के बीच की दूरी R, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाएगा, ये दोनों ही आवेश प्लस के लिए हैं यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर कहां पर जो साम्यावस्था में तीसरा आवेश रखा जाएगा कि निकाय साम्यावस्था में रखा जाए, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कहां और कितना रखा जाए। तो कहां के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो कि तीसरा आवेश Q हमने यहां रख दिया और ये पहले वाले आवेश से x दूरी पर है। अगर ये x दूरी है तो ये क्या हो जाएगी R माइनस x दूरी। और क्योंकि निकाय जो आवेश Q है, आवेश Q साम्यावस्था में है और आवेश Q साम्यावस्था में है, इसका मतलब है कि इस आवेश पर जो लगने वाला बल है वो शून्य होगा। तो इस आवेश पर दो बल कार्य करेंगे, एक ही F लगाएगा, वो लगाएगा मान लो F1 इधर लगा दिया, दूसरा ये लगाएगा, ये मान लो बल लगा दिया F2 इधर। तो यहाँ पे जो F1 वेक्टर होगा, वेक्टर कह लो या बिना वेक्टर के, इनके परिमाण भी आपस में कैसे होंगे, समान रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो F1 होगा उतना ही F2 होगा, तभी निकाय, तभी आवेश साम्यावस्था में रहेगा। तो अगर हम F1 की वैल्यू देखें तो F1 ये वाला आवेश है जो इस पे लगा रहा है, बीच की दूरी x है, तो K Q1 Q अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। F2 की वैल्यू देखें तो वो आएगा K Q2 इंटू Q अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। अगर हम दोनों ओर रूट लगा दें तो ये आ जाएगा रूट Q1 अपॉन x बराबर रूट Q2 अपॉन R माइनस x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट Q1 इंटू R माइनस रूट Q1 इंटू x इज इक्वल टू x अंडर रूट
Q2। तो इसको इधर ले आओ तो ये, या इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा इसमें से, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू R। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, x इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट Q1 R अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। ये x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर। ठीक है, उदासीन बिंदु भी आपको समझ में आएगा। उदासीन बिंदु क्या होता है, जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य होता था। ऐसे ही इसमें मान लो पूछा जाए तो उदासीन बिंदु कहाँ होगा, मान लो यहाँ Q पर होगा तो यहाँ पे भी x मान लो, इसको r माइनस x मान लो। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें उदासीन बिंदु निकालना है, तो दोनों जगह वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।